मैं रजनीश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। और आज जो हम लोग जीएस का जिस तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी और फिज़िक्स का चल रहे थे, उसी तरह से आज हिस्ट्री का फिर से एक टॉपिक के साथ आया है। उस टॉपिक का नाम है बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? हिस्ट्री के इस टॉपिक का नाम है बंगाल में द्वैध शासन। इसे कई बार हर तरह के एग्जाम में पूछते रहता है, दरोगा में, बीपीएससी में, इस सब में क्वेश्चन के बारे द्वैध शासन के बारे में पूछते रहता है। तो आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज़ तो बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा? तब 1765 से लेकर 1772 तक रहा। सबसे पहला सवाल जो एकदम मौखिकली, कभी कभी मौखिकली बोल रहे हैं, जनरल एग्जामों में पूछा करता है, तो आपको मौखिकली याद होना चाहिए जी कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा? तो 1765 से 1772 तक। अब 1765 से 72 तक क्यों रहा? क्योंकि 1765 में दो संधियां हुई थी। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद देखते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। उस बक्सर के युद्ध में तीन बड़े बड़े राज्य कहने का मतलब है मुगल सम्राट, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब, तीन महान शक्तियां एक तरफ और एक तरफ अंग्रेज। ये बड़ा सा युद्ध जिसे बक्सर के युद्ध से नाम के जाना जाता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। कब? 22 अक्टूबर 1764 में। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, जिसमें अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो उस युद्ध के बाद 1764 में जो युद्ध की समाप्ति हुई, उस युद्ध की समाप्ति के बाद 1765 में समझौता हुआ। क्योंकि इस युद्ध में देखते हैं कि बंगाल के नवाब मीर कासिम मारा जाता है। बंगाल के नवाब कौन? मीर कासिम मारा जाता है बक्सर के युद्ध में। और बच जाते हैं सिर्फ दो शक्तियां, एक अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और एक बच जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कौन बच जाते हैं? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बच जाते हैं। तो ये दोनों के साथ समझौता होता है। ये दोनों के साथ क्या होता है? समझौता होता है। एक 12 अगस्त 1765 को होता है, एक समझौता होता है 16 अगस्त 1765 को। और इस समझौता को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। किस संधि के नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। तो एक 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई, एक दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ। और जैसे ही संधि हुआ, इस संधि में यह तय हो गया था कि बंगाल में, ठीक है, इस संधि के बाद यह तय हो गया था कि बंगाल में अब जो है बंगाल के नवाब का कोई भी सत्ता नहीं चलेगा। सत्ता कहने का मतलब है कि गद्दी पर तो बैठेंगे, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहेगा, अप्रत्यक्ष रूप से रहेंगे। कहने का मतलब अंग्रेज जिसको चाहे उसको नवाब बना सकता है। इसके अलावा नवाब को बनाने के साथ साथ कोई एक व्यक्ति को बैठा के सारा नेतृत्व अंग्रेज कर सकता है। इस संधि के बाद हो गए, क्योंकि मुख्य कार्य जो थे वो सारा, जिसमें फ़ायदा जैसे राजस्व वसूलना, ये सब चीज़ें थी, वह अंग्रेज अपने हाथों में ले लिया। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था, ये क्या बोलते हैं, सिंचाई का जितना भी है ना कार्य, जो बंगाल में जितने भी कानूनी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये आपका प्रजा व्यवस्था, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ किसको देखना था? नवाब को। लेकिन बाकी राजस्व कौन वसूलेगा? अंग्रेज। तो ऐसी स्थिति बनने के कारण इस स्थिति को द्वैध शासन मतलब दो लोगों का शासन होता है। द्वैध शासन क्या होता है? दो लोगों का शासन, जिसमें एक बंगाल के नवाब कर रहे थे शासन और एक कर रहे थे अंग्रेज। कौन कर रहा था? एक बंगाल के नवाब कर रहा था और एक अंग्रेज कर रहे थे। दोनों के मिला जुला सरकार चलने के कारण इसमें द्वैध शासन बोला गया। क्या बोला गया है? द्वैध शासन बोला गया है। इसे डाकू राज भी कहा जाता है। डाकू राज इसलिए कहा जाता है कि इसमें ना लोग ना ये इंसानियत भूल गए थे। लोग मतलब कहने का मतलब बंगाल के लोग नहीं, अंग्रेज पूरा इंसानियत भूल के सब अपने अपने फायदे के लिए सोच रहे थे। कोई भी अपने
क्षेत्र के लिए या फिर बंगाल के लिए या फिर कंपनी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। बस जितना होवे धन बटोर लो, जितना धन बटोर सकता है बटोर लो, ये ऐसी स्थिति हो गए थे, इसलिए इसे डाकू राज। इसके अलावा एक इतिहासकार थे, उस इतिहासकार का नाम था पार्सिवल स्पीयर। क्या नाम था? पार्सिवल स्पीयर। ठीक है, एक इतिहासकार का नाम था पार्सिवल स्पीयर। उन्होंने कहा कि यह जो युग चल रहा है, कौन सा युग? द्वैध शासन का युग जो चल रहा है, उसे बेशर्मी तथा लूट का राज भी कहा जा सकता है। उसे क्या कहा जा सकता है? बेशर्मी तथा लूट का राज भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कहा था कि बेशर्मी तथा लूट का राज बंगाल में द्वैध शासन को कहेगा? क्वेश्चन कि बंगाल में द्वैध शासन को बेशर्मी तथा लूट का राज किसने कहा था? तो पार्सिवल स्पीयर ने कहा था। किसने कहा था? पार्सिवल स्पीयर ने कहा था। दूसरा चीज समझ गए। सबसे पहला चीज हम लोग देखें, बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब दो लोगों का शासन, एक अंग्रेज का, एक बंगाल के नवाब का। दूसरा चीज समझ गए, इसे डाकू राज भी कहा है, और एक पार्सिवल स्पीयर ने इसे बेशर्मी तथा लूट का राज कहा है। अब ये 2-3 क्वेश्चन देखें। इसके अलावा आपसे पूछता है कि पिछला बार बीपीएससी में शायद पूछा था, 66वां में पूछा था कि बंगाल में द्वैध शासन, शायद 66वें में ही पूछा, बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था बंगाल में द्वैध शासन। क्योंकि देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव तो चला जाता है, क्यों चला जाता है, और बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कौन करता है? हेक्टर मुनरो करता है। लेकिन जैसे ही बक्सर के युद्ध समाप्त होता है, वैसे ही रॉबर्ट क्लाइव वापस फिर से हमारे भारत में आ जाता है, और इलाहाबाद की संधि भी कौन करवाता है? रॉबर्ट क्लाइव करवाता है। इलाहाबाद की संधि कौन करवाता है? रॉबर्ट क्लाइव करता है। और उसी के बाद से है रॉबर्ट क्लाइव यहाँ रहता है, और बंगाल में भी द्वैध शासन किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। देखिए वही चीज यहाँ पे लिख दिया, अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब का संयुक्त शासन। इसे क्या कहा गया? अंग्रेज तथा बंगाल के संयुक्त शासन को बंगाल में द्वैध शासन का नाम दिया गया। 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल के वास्तविक स्वामी हो गया। मतलब कहने का मतलब है 1765 में जैसे संधि होता है, उसके बाद 1765 में जैसे ही संधि होती है, उसके बाद जो वास्तविक स्वामी के रूप में कहा जाता है वो कौन हो जाते हैं? बंगाल के वास्तविक स्वामी के रूप में अंग्रेज बन जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज में तो अंग्रेज मतलब समझ रहे हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वास्तविक स्वामी हो गए, और राजनीतिक की संपूर्ण शक्ति इनके हाथों में आ गई। कहने का मतलब है जितनी भी पॉलिटिकल चीजें हैं, राजनीतिक चीजें हैं, उस सब कुछ संपूर्ण किसके हाथों में चला गया? अंग्रेज के हाथों में चला गया। कब? 1765 से 72 तक के द्वैध शासन के समय। अब देखिए, दीवान के रूप में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूलने का, कहने का मतलब है कि दीवानी के रूप में, ठीक है, दीवानी के रूप में स्वयं जो है प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूलना शुरू कर दिया, और यही कारण था। और प्रशासन का दायित्व नवाब का और उनके पद। अभी ना बताया कि ऐसी स्थिति हो पड़ी थी कि राजस्व वगैरह सब खुद वसूलता था, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व किसे दे दिया गया था? नवाब को दे दिया गया था। नवाब के अलावा उसके पदाधिकारी को दे दिया गया था। ठीक है, अब राजस्व वसूलने के लिए इन्होंने 3 जगह पर अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया था। वही लिखा है, अंग्रेज दीवानी वसूलने के लिए बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। बंगाल में रजा खां को, बिहार में सिताब राव को, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया था। बात समझ में आ रहा है ना? राजस्व वसूलने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल में रजा खां को, बिहार में सिताब राय को, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया था। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि आखिर यहाँ पे बंगाल में द्वैध शासन लगने का कारण क्या था? क्यों नहीं अकेला ही अंग्रेज शासन करने लगे थे? आखिर ये सवाल उठता है ना कि आखिर क्या कारण था कि स्वयं अंग्रेज जो है शासन क्यों नहीं करना चाहते थे? द्वैध शासन क्यों नहीं, नवाब को ही आगे क्यों बैठाया था? उसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण जो आपको बता रहा है कि जनता का विद्रोह का डर था। अब जनता को लगने लगता ना कि अब अंग्रेज का राज आ गया,
जनता को लगने लगता है कि नहीं कि अब अंग्रेज का राज आ गया, मतलब पूर्ण रूप से अंग्रेज हम पर अधिकार करने लगे, मतलब अब डर बन गया। और यही कारण था कि वह विद्रोह कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि विद्रोह कर सकते। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जनता का विद्रोह भी ना हो और हमारा शासन भी, इसलिए वहाँ पे बंगाल के नवाब को बैठा दिया और प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज इस पर कब्जा कर लिया। अब दूसरा कारण था कर्मचारियों का अभाव। दूसरा कारण था कि अगर मान लिया जाए कि विद्रोहियों का डर उसे नहीं सताता, मान लिया जाए विद्रोहियों का डर अगर उन्हें नहीं सताता तो ये चीज़ जरूर डर हो जाता कि उनके पास उतना, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि बहुत सारा अंग्रेज आके सारा कार्यभार संभाल रहा है। वहाँ पे सिर्फ अंग्रेज ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन सारा काम कौन करता था, भारतीय लोग ही करता था। यही कारण था, तो उनके पास कर्मचारियों का भी अभाव था। अब एट ए टाइम तो ढेर सा नहीं अंग्रेज आ सकते, इसलिए अंग्रेजों कर्मचारियों का अभाव हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए कर्मचारियों का अभाव के कारण भी वहाँ पे द्वैध शासन लगा गया। इसके बाद तीसरा कारण ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप का है। अगर हम डायरेक्ट लगा दिए होते अंग्रेज का शासन तो ब्रिटेन से ब्रिटिश संसद जो चल रहा है, ब्रिटिश संसद में से हस्तक्षेप की, जब वहाँ पे हमारा राज हो गया तो वहाँ से भी तो कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करेगा ना। वहाँ पे व्यापार करने के लिए भेजा था आपको, राज करने के लिए। अगर राज करने के लिए तो वहाँ से आपको परमिशन लेना होगा, कुछ ना कुछ तो रूल बना होगा जिसके तहत आपको यहाँ पर राज कर सकते हैं। ऐसा तो अलाउ नहीं था, इसलिए ब्रिटिश संसद भी आप पर हस्तक्षेप कर सकती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं ब्रिटिशों का हस्तक्षेप भी ना हो, हमारा काम भी चलते रहे, इसलिए उन्होंने द्वैध शासन लिया। लास्ट एक तो देखते हैं अन्य प्रतिद्वंदियों के एकजुटता कब है। अन्य प्रतिद्वंदियों के एकजुट कब है, मतलब कह सकते हैं अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रेंच, ये सब जो कंपनियां थी, अगर मान लिया जाए कि हमने राज कर लिया तो सारी कंपनियां अगर एक साथ होकर हमसे लड़ाई कर ली तो शायद हमारा नामो निशान भी यहाँ से मिट जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि किसी को कोई तकलीफ भी ना हो और हमारा काम हो जाए, इसलिए ऐसा द्वैध शासन लगा है कि फ्रेंच को, डेनिश को, डच को ऐसा किसी को ना लगे कि हम डायरेक्टली रूप से शासन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी डर था। यहाँ तक तो बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो ये बात तो देख लिए कि लगाया किसने। अब समाप्त किसने किया, तो 1765 से 72 तक के रहा, और 72 के बाद 72 में जो है 1772 में एक गवर्नर के रूप में भेजा गया, क्योंकि इतना ज़्यादा लूटपाट हो गया था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है घाटे में चली गई। घाटे में आप सोच रहे होंगे कि सब लूटपाट किए तो घाटे में कैसे चला गया। तो लूटपाट के कंपनी को नहीं कोई देता था, जितना भी अंग्रेज अधिकारी था सब अपना अपना धन बनाने में था। अपना अपना धन कहने का मतलब है कि पर्सनली अपना संपत्ति बढ़ा रहा था। ठीक है, वो सरकार को नहीं दे रहा था। यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो घाटे की ओर जा रही थी। ऐसी परिस्थिति आ पड़ी थी कि इंग्लैंड से कर्ज मांगने की नौबत आ गई थी। तो इंग्लैंड सरकार भी सोचेगा ना कि हम आपको कर्ज कैसे दे दें, ऐसी तो नहीं दे देंगे। इसलिए अंग्रेज ने कहा कि ठीक है हम कर्ज देंगे, फिर से विधि व्यवस्था को सही करेंगे, लेकिन आगे का जो होगा शासन हमारा चलेगा, हमारे अनुसार वहां पे शासन चलेगा, आपके अनुसार से। क्योंकि देख रहे हैं कि घाटे में इतना व्यापार खुल के हो रहा है, फिर भी हमारा कंपनी क्यों घाटे में जा रहा है, तो सरकार ऐसा सोचेगी। और इसलिए उसने क्या किया, कहा कि ठीक है सब कुछ देंगे आपको, कर्ज भी देंगे, लोन भी पास करें, लेकिन उसके लिए प्रशासन, जितना भी शासन है अब हम चलाएंगे। इसलिए उन्होंने वारेन हेस्टिंग को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया, अपॉइंट किया। किन्हें, वारेन हेस्टिंग को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। और वारेन हेस्टिंग ने जैसे नियुक्त होते हैं वैसे नियुक्ति के बाद वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में लगे हुए द्वैध शासन को समाप्त कर देता। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि बंगाल में लगे हुए द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। और वारेन हेस्टिंग के बाद ही एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है किस एक्ट के तहत बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक तो बात समझ में। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नर जो थे, वारेन हेस्टिंग गवर्नर थे। क्या थे, वारेन हेस्टिंग क्या थे, गवर्नर थे।
वो जैसे ही 1700 एक्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है तो ये बंगाल में गवर्नर का पद गवर्नर जनरल बन जाता। ठीक है, गवर्नर जनरल बन जाता। क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल का पद बन जाता है। यह बंगाल में जो है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल में अंतिम गवर्नर के रूप में कौन आए थे? तो वारेन हेस्टिंग। कौन आए थे? वारेन हेस्टिंग। लेकिन आपसे पूछेगा बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को। अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको रिपीट, सबसे पहला चीज, बंगाल में द्वैन शासन कब से कब तक? 1765 से 72 तक। बेसर्बे एवं लूट का राज किसने कहा था? तो पार्शिवल स्पीयर ने कहा था। इसमें विशेषता क्या थी? अंग्रेज और बंगाल के नवाब का संयुक्त शासन था, उसी को द्वैन शासन कहा गया था। 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में वास्तविक स्वामी कौन हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है कि बंगाल में द्वैन शासन के बाद संपूर्ण शक्ति किनके हाथों में चलेगी? तो अंग्रेजों के हाथों में चलेगी। किनके हाथों में चलेगी? अंग्रेजों के हाथों में। दीवान के रूप में कौन वसूलने लगा? स्वयं दीवान के रूप में प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूलने लगा और प्रशासन का दायित्व किसे दे दिया गया? नवाब को दे दिया गया। अंग्रेज के दीवानी वसूलने के लिए बंगाल के रजा खां को, बिहार के सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को। इस और बंगाल में द्वैन शासन किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने किया। कौन से एक्ट का? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आपका रेगुलेटिंग जितना भी एक्ट है ना, वो अलग से क्लास एक बनाएंगे जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट स्पेशली बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।